खड़गे साहब को मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 12 साल में जो पीएलआई स्कीम्स लाए, जिससे भारत आज इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया का हब बन रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया का हर प्रमुख मोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट कर चुका है। जो डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, आज देश डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स और बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज भारत में शुरू हो रही है। सोलर में प्रतिदिन हम हमारी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। खड़गे साहब, देश बनता है जब एक सैनिक बॉर्डर पर, एक श्रमिक फैक्ट्री में, एक टेक्नोक्रेट अपनी लैब में काम करता है। ये जो हैशटैग्स करके आप सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहे हो, ये देश हित में नहीं है। देश ने पिछले 12 साल में वह कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। क्यों नहीं सोचा गया पिछले 60 साल में कि देश इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बने, मैन्युफैक्चरिंग का हब बने? क्यों नहीं सोचा गया कि डिफेंस इक्विपमेंट हम देश में बनाए पिछले 60 साल में? आप इसका जवाब दीजिए। राजनीतिक बयानबाजी से देश नहीं चलेगा। आप ये बताइए कि पीएलआई स्कीम ने आज देश को इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाया कि नहीं? आज हम दुनिया के बड़े एक्सपोर्टिंग नेशन बने कि नहीं इन चीजों में? आज देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिदिन नई नई कंपनियां स्थापित हो रही है और उनकी जो कैपेसिटी है उसको प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। आज देश में मैन्युफैक्चरिंग को ताकत देने के लिए नई नई स्कीम्स लॉन्च की जा रही है। एमएसएमई को ताकत देने के लिए बजट में बड़ा आवंटन किया जा रहा है। ये सब चीजें पहले क्यों नहीं की गई, इसका जवाब दीजिए। और रही बात कि चीन के सामने सरेंडर किसने किया, देश को और दुनिया को पता है कि चीन के सामने सरेंडर किसकी सरकारों ने किया। हजारों किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत मां की जमीन किसने सरेंडर की, देश को पता है। आप इस पे चर्चा करेंगे तो कई सवाल पूछे जाएंगे कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन को किसने सौंपी और क्यों सौंपी? भारत मां की जमीन आपने क्यों सौंपी? आपकी पार्टी की सरकार ने क्यों सौंपी? इसका जवाब दीजिए। सर, मेलबर्न में प्रधानमंत्री हैं और वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, तमाम और बातें कहीं, क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकवाद के खिलाफ पहली बार एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। हमने साफ किया कि वाटर एंड ब्लड कांट मूव टुगेदर। हमने साफ तौर पे कहा कि अगर भारत में आतंकवाद की घटना होती है पाक प्रायोजित, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमने गोली का जवाब गोले से दिया। हमने आतंकवादी ठिकाने जो पाकिस्तान में थे, घर में घुस के उनको ठोका, और ऐसा ठोका पाकिस्तान को कि कुछ ही घंटों में वो घुटनों पर आए और सीज फायर के लिए हमारे पास आके गिड़गिड़ाने लगे। ये ऑपरेशन सिंदूर की ताकत है। दूसरी बड़ी ताकत कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह भारत में बल बन रहा है, जिस तरह डिफेंस के छोटे उद्योग एमएसएमईज डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के शुरू हो रहे हैं, जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश हमें ब्रह्मोस और हमारी मिसाइल्स के लिए नए नए ऑर्डर्स दे रहे हैं, ये भारत की ऑपरेशन सिंदूर की ताकत को दिखाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दो बेनिफिट है। प्राइमरी बेनिफिट, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक वॉर। प्राइमरी बेनिफिट, गोली का जवाब गोले से। और कोलेटरल बेनिफिट है कि आज भारत के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को ताकत मिल रही है। जो हम हर इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, आज हम दूसरे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर का कोलेटरल बेनिफिट है। सर, जो देश में कीमतें इस समय पेट्रोल की, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रति बैरल जितना है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि 82 रुपए लीटर मिलना चाहिए, और बल्कि दूसरा पेट्रोल तो और भी सस्ता मिलना चाहिए। देखिए, केजरीवाल डाटा कहां से लाते हैं? आज देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $78, $78 पर बैरल है। केजरीवाल जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन पुराना डाटा कोट कर रहे हैं। तो 3 दिन पुरानी प्रेस रिलीज को आज क्यों पढ़ रहे हैं? 3 दिन तक क्या कर रहे थे केजरीवाल जी? जो दारू के भ्रष्टाचार में पैसे कमाए हुए थे उसको सेट कर रहे थे क्या? ये बताइए आप देश को।
और आपको क्या बेसिक इकोनॉमी की समझ भी नहीं है कि आज जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो हाईली वॉलेटाइल और फ्लक्चुएटिंग है। अभी कल जो प्राइस था और आज जो प्राइस है उसमें लगभग $7-8 पर बैरल का अंतर आ रहा है। तो केजरीवाल जी, आप किस तरह की बातें करते हैं? सिवाय अराजकता के, झूठ के, भ्रम के, कंफ्यूजन के कोई बात करते हैं आप? आपकी पीएचडी, आपकी मास्टरी एक ही चीज में है कि दारू के अंदर भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। उस पे आपको एक किताब लिखनी चाहिए और उस पे प्रेस वार्ता करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है केजरीवाल जी, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6.5% से जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। इतने जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद भारत में महंगाई दर 4% से कम है, जो कि रिजर्व बैंक का टारगेट है। इतने जियोपॉलिटिकल तनावों के बावजूद दुनिया भर के देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम डबल हुए, भारत ने मात्र 7.5% की वृद्धि की। यह भारत की इकोनॉमी की ताकत, ये भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज की ताकत, ये भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस को दर्शाता है, ये मोदीनॉमिक्स की ताकत को दर्शाता है। और आप कृपया करके जब भी आंकड़े रखें तो कम से कम ऐसे आंकड़े रखिए देश के सामने जिससे आप लज्जित ना हो। टीएमसी को लेकर ईडी ने एक बात, जो जानकारी आई है ईडी के माध्यम से, उसमें कहा गया है कि उनके द्वारा कुछ फंड से कुछ विमान जेट खरीदे भी गए और फिर उन्हीं के किराए को भी कुछ, पता नहीं किसने खरीदे। ये बाई एंड लीज बैक का मॉडल जो टीएमसी ने चलाया है वो किसके कहने पे चलाया, वो किस कंपनी ने खरीदा? क्या उस कंपनी के तार अभिषेक बनर्जी से और ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं? क्या ये सारी चीजें पैसों को साइफन ऑफ करने के लिए किया गया? क्या ये सारा जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है इसका स्ट्रक्चर सिर्फ ब्लैक को व्हाइट करने के लिए किया गया है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक एग्जाम्पल है? जांच एजेंसियां इसका जांच करेगी और ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि भाई, हमारे पास तो जब पैसे होते हैं तो हम तो बाइक खरीद लेते हैं, पर आप गाड़ी खरीदते हो, हवाई जहाज खरीदते हो और उसी को वापस भाड़े पे लेते हो। ये कौन सा मॉडल है ममता बनर्जी मैडम? इसके बारे में देश के वित्त विशेषज्ञों को तो ये समझ में नहीं आया। आपके पास ये मॉडल कहां से आया और इसका क्या लाभ है? एक ही लाभ हमें तो ये समझ में आ रहा है कि ये मनी को लॉन्डर करने का एक मॉडल।